हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भी पता है, इस समय हम आपको एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको एक्सटेंशन में ही आगे चैप्टर बताया है, कम्युनिकेशन के मेथड और प्रोसेस के संबंध में बात किया था। तो उसी के संबंध में हम कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जिसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार कहीं पूछे गए हैं या आयोग द्वारा या यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हीं का पूरा विश्लेषण हम आपके समक्ष करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको पूरा करने पहले या शुरू करने से पहले पेन और कॉपी ले लीजिएगा। आपका मेरा ये आपसे निवेदन होगा कि ये जो चीजें जितनी मैं बता रहा हूँ एक्सटेंशन में मैं पूरा करके आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप एक मतलब चैप्टर वाइज इसको आप सारे चीज को लिखते जाइएगा और ये सारे क्वेश्चन को भी वहीं लिखते जाइएगा, ताकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को जो है लगाने का प्रयास करेंगे तो शायद सारी चीजें कंफ्यूजन आपकी दूर होती जाएगी। इसलिए उस कॉन्सेप्ट को और उसके साथ इस क्वेश्चन को एक ही जगह पर आप जो है राइट डाउन करते जाएंगे, ताकि आपको समझने में और क्वेश्चन को बनाने में भी आसानी हो। दूसरा, हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि आप लोग चैनल पर खूब है, तो जब चैनल पे इसका काम कर रहे हैं और हम भी आपको फ्री में ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, मेरी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचे। तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सक पाए। क्योंकि लॉकडाउन पुनः आ गया है या शिक्षण संस्थानों को बंद कर दी गई है, तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं यह चीजें अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे ताकि उनका कल्याण हो सके। क्योंकि ये ऐसा बताया गया है कि एग्जाम अपने तय समय पे होंगे। अगर एग्जाम अपने तय समय पे होंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपने सिलेबस को उसके पहले पूरा करना होगा। यह वीडियो उपयोगी किन के लिए होगा ये भी ध्यान रखिएगा। चाहे कोई बच्चा यूपी कैडेट का हो, बीएचयू के लिए हो, जेआरएफ के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, इवन आप सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा डीएचओ का जो है उसके लिए बहुत सारी के सिलेबस में चीजें लिखी गई है। और यहाँ से फैक्ट के रूप में सवाल अपने आप आपसे पूछी जाती है। और चूंकि आज का शिक्षा इसी पे आधारित होते जा रहा है, इसलिए कहीं न कहीं इसकी प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान से देखिएगा। आइए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं और आप तक ये सारी बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है संचार का मुख्य कार्य है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि आप लोग बार बार हिंदी की बात करते हैं इसलिए हिंदी में लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें इंग्लिश के बिना आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अब संचार का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन का मुख्य मेजर फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेरित करना, इन्फ्लुएंस करना, सुनना, लिसनिंग, स्पीच, भाषण देना और रीडिंग। तो देखिए, संचार का जो मुख्य कार्य होता है वो लोगों को प्रेरित करना होता है या इन्फ्लुएंस करना होता है। ठीक है, संचार का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रेरित करना या किसी को इन्फ्लुएंस करना। और किस रूप में? किसी कार्य को वो समझे, उस कार्य को अपनाए, इस रूप में बताया जाए ताकि वो उस कार्य को या उस सब्जेक्ट के संबंध में अपने आप को उसको क्या करे, ग्रहण करे या अपने जीवन में अपना ले। ठीक है, ये काम किसका है? संचार का है। उसके बाद देखिए लिखा है पेपर पढ़ना किस प्रकार का संचार है। जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो किस तरह का संचार है, उसमें किस तरह का जो है संदेश का जो है वाहन हो रहा है। तो उसमें लिखा है पहला इंटरपर्सनल, दूसरा इंट्रापर्सनल, तीसरा बोथ और चौथा ना तो ए है और ना ही बी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हम किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उस अक्षर को, संदेश को पढ़ते हैं और स्वयं से समझ जाते हैं या समझने का अंदर मतलब अपने से ही अंडरस्टूड करते हैं। उसको समझने के लिए हम किसी अन्य की मदद नहीं लेते हैं। तो जब कोई ऐसा पढ़ाई किया जाए जिसमें किसी अन्य की मदद ना लिया जाए तो उस तरह के पढ़ाई, पेपर पढ़ने, उसको संचार को क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? इंट्रा मतलब आंतरिक रूप से। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? इंट्रापर्सनल हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है जितने चीजों को, शब्दों को मैं लिखा हूं ये अपने आप में परिभाषिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और इसको लिख डालिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, ठीक है, संचार एक कला है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को संचार कर रहे हैं या मैसेज संदेश दे रहे हैं तो किस प्रकार का कला होता है, वो कौन सी कला है, संचार कौन सी कला है? तो इसमें देखिए ऑप्शन लिखा है साउंड। क्या लिखा है? साउंड। उसके बाद क्या लिखा है? रीडिंग, पढ़ना।
उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग, प्रेरित करना, उसके बाद क्या है, लिसनिंग, सुनना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का जो मुख्य कला है वो क्या है, सुनना। सुनना का मतलब क्या, देखिए एक अच्छा वक्ता वही बन जा पाता है जो एक सुनने की अच्छी कला रखता है। मतलब एक लीडर या एक अच्छा भाषण देने वाला वही बन पाता है जो एक अच्छा सुनने की कला होती है। इसका मतलब हमें अगर लोगों के बीच में कुछ अपनी बात रखना, अगर प्रभावी ढंग से, एक प्रासंगिक ढंग से अगर रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब उतना ही प्रभावी ढंग से हम सुनने की भी एक अंदर कला विकसित रखें। क्योंकि अगर हम सुनना नहीं जानते तो यह ध्यान रखिएगा हम बोलना भी नहीं जान सकते। यही इसके कहने का अर्थ है। यदि हम बोलना चाह रहे हैं, एक अच्छा भाषण देने वाला, एक अच्छा स्पीकर बनना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। ठीक है, यही इसके कहने का अर्थ है। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वही जहां से पत्रकार जर्नलिस्ट निकलते हैं। ठीक है, ये वही संस्था है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का कोई ऑप्शन में देखिए लिखा है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। लेकिन ये है कहां पर, दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है, दिल्ली में है। तो अगर ये चीजें दिल्ली में है तो हमने इतने नाम यहां पर लिखे, तो क्या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई चीजें यहां पर भी है? मुंबई में आरबीआई है कि नहीं? आरबीआई है। लखनऊ में आ जाए तो आप आरबीआई में देखिए, मुंबई में दो चीजें ध्यान रख सकते हैं, एक तो आरबीआई, दूसरा यही नाबार्ड भी हम जान सकते हैं क्योंकि नाबार्ड का भी मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। लखनऊ में क्या है, लखनऊ में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे IISR यहीं पर है। ठीक है, IISR यहीं पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यहीं पर है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन यहीं पर है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है यहीं पर। ठीक है, तो अगर लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नहीं कम से कम 10 आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। तो इसलिए लखनऊ के संबंध में कितने सारे संस्था है, यह इसका लिस्ट एक अलग से अपना बनाएंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका हैदराबाद है। हैदराबाद में आपका देखिए, ठीक है, वहीं पर नॉर्म है, वहीं पर मैनेज है, वहीं पर मिड है। ठीक है, वहां पर अच्छा एजीरंगा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी है, तो वहां पर भी बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद लिखा है बॉडी लैंग्वेज द्वारा संचार होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, शरीर द्वारा। क्या हम लोग शरीर द्वारा भी संचार करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं या किसी को संदेश देते हैं? जी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने शरीर के द्वारा भी 40% कम्युनिकेशन करते हैं। कितने परसेंट? 40%। ठीक है, मतलब एक मानव शरीर के द्वारा कितना संचार करता है। भाई हम किसी को हाथ के द्वारा बताते हैं, किसी को सर के द्वारा बता देते हैं, किसी को अपनी आई शॉट द्वारा बता देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरह से जो है अपने शरीर के फिजिकली जो है इंडिकेशन दे करके एक संदेश का क्या करते हैं, संचार करते हैं। तो वही ये कह रहा कि बॉडी लैंग्वेज द्वारा, मतलब ये फिजिकली जो हमारी शरीर है, इस शरीर के द्वारा कितना जो है हम संदेश लोगों को देते रहते हैं। तो कितने परसेंट देते रहते हैं? 40%। दूसरा ध्यान रखिएगा, एक सामान्य मानव अपने समय के 70% भाग में, अपने कुल समय के 70% भाग से हमें संचार ही करता रहता है। ठीक है, टाइम की बात कर रहा हूं यहां पर, किसकी? टाइम के। एक मानव अपने समय के कुल समय के 70% भाग किसमें लगा देता है? कम्युनिकेशन में लगा देता है, अर्थात संचार में लगा देता है। लेकिन वहां हम समय की बात कर रहे हैं और यहां पर हम आपको क्या बता रहे हैं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि एक मानव बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कितना संचार कर देता है। तो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कितना करता है? 40% करता है। ठीक है, तो इन चीजों को अपना जो है पूरा बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, आइए देखिए उसके बाद लिखा है कि संचार का बेसिक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट मतलब मूल तत्व। ठीक है, संचार का बेसिक एलिमेंट होता है, मतलब कम्युनिकेशन या संचार का मूल तत्व होता है। तो संचार का मूल तत्व क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखा है सोर्स एंड मैसेज, दूसरा लिखा है चैनल एंड रिसीवर, तीसरा लिखा है सोर्स एंड रिसीवर और चौथा आपका लिखा है सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो जो ये संचार का बेसिक एलिमेंट है, आप अगर थोड़ा भी इसके पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो शायद ये जानने में आपको आसानी होगी कि अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो उसी में देखिए चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, सोर्स भी होता है, मैसेज भी होता है,
चैनल भी होता है और रिसीवर। ये देखिए यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसको आप ऑप्शन नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें सोर्स भी है, इसमें मैसेज भी है, इसमें चैनल भी है और इसमें रिसीवर भी है। तो संचार के बेसिक एलिमेंट 4 होते हैं। अगर आप ऐसी काउंट में कहेंगे तो संचार के बेसिक एलिमेंट कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, कौन कौन हो गया? सोर्स हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया और रिसीवर हो गया। ठीक है, तो कितने के एलिमेंट हो गए? बेसिक के एलिमेंट 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, यह देखिए अलग कर रहा, कह रहा कि सबसे महत्वपूर्ण। यहां पर बात किया है बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं, मूल तत्व क्या हो सकते हैं जो संचार में आते हैं, तो वो 4 मिले। लेकिन यहां कह रहा है कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकता है इनमें से। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? सोर्स है, मैसेज है, रिसीवर है और चैनल है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, दिमाग लगाएंगे तो शायद ये भी सवाल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले लिखा है, उसी से संबंधित ये भी है। तो अगर यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो क्या होगा? रिसीवर होगा। क्यों होगा? ध्यान रखिएगा, जो आपके सोर्स महोदय है, बहुत सारा थॉट्स उनके दिमाग में था, उन्होंने ठीक है उसको मैसेज रूप में टेक्स्ट कर दिया, मैसेज बना दिया। ठीक है, और उसको चैनल भी सही था, चैनल के रूप में उन्होंने उसको भेजा, वो आगे बढ़ रहा। लेकिन जब तक वो कोई रिसीवर, कोई व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक इस तीनों चीजों का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि संदेश सोचने वाला, मैसेज को टेक्स्ट करने वाला, चैनल पर भेजने वाला सब ठीक है, लेकिन अगर उसको संदेश को कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, उसका कोई किसी के पास तक नहीं पहुंचा, उसने को नहीं रिसीव किया, तो उस मैसेज, उस संदेश, उस कम्युनिकेशन का कोई अर्थ रहा नहीं रहा, वो अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या होता है? रिसीवर होता है। इसका मतलब ये की पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब इधर सारे फंक्शन हुए हों, लेकिन अगर उधर जो है लास्ट में रिसीवर नहीं है तो इधर के इधर आगे जो इतने भी कार्य हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? अर्थहीन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा? रिसीवर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई। पुनः आप लोगों से एक बार हम आग्रह करेंगे भाई चैनल को जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करिएगा। ठीक है, इसको एजुकेशनल ग्रुप में पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। और यही मकसद से लेकर के मैं आपके पास आया हूं। और चूंकि जितने ही आप इसको अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, शायद हमें कार्य करने के लिए यह उतना ही प्रेरित करता है। और जितने आप हमें इस कार्य के लिए आप उत्साह वर्धित करेंगे, उतना ही हम कार्य इसमें करते जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे देखिए, आगे लिखा है इनकोडिंग में होता है। छोटा शब्द है लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं। ठीक है, कह रहा इनकोडिंग में होते हैं। इनकोडिंग में क्या होता है? लिखा है स्पीकिंग, राइटिंग, बोथ, नाइदर ए नाइदर बी, मतलब ना तो ए ना ही बी। तो इसमें क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जब इनकोड किया जाता है मैसेज को, ठीक है, तो या तो उस मैसेज को हम बोल के करेंगे या तो उस मैसेज को लिख के करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकोडिंग 2 ही तरह से होती है। ठीक है, थॉट्स, विचारधारा या मैसेज 2 ही तरह से इनकोडिंग होगी, या तो हम उसको बोलेंगे और या तो उसको लिखेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा है स्पीकिंग, राइटिंग और बोथ। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। ठीक है, बोथ मतलब इनकोडिंग 2 तरह से हो सकती है, या तो हम उसको बोल के इनकोडिंग कर सकते हैं या तो उसको लिख करके इनकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद जस्ट दूसरा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है डिकोडिंग में होता है। अब एक तो इनकोडिंग था तो दूसरा डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में होता है, डिकोडिंग में क्या होता है? ठीक है, डिकोडिंग में क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा है? लिसनिंग है, रीडिंग है, बोथ, नाइदर ए नाइदर बी, मतलब सुनना है कि पढ़ना है कि दोनों है कि कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन जो सही होगा भैया वो ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन या जब मैसेज को डिकोड किया जाता है तो या तो वो हम उसको रिकॉर्ड होने के बाद उसको या तो पढ़ेंगे या तो उसे सुनेंगे। ठीक है, उधर से अगर वॉइस दी गई होगी तो इधर भी उस वॉइस को हम सुनेंगे, लिसन करेंगे, और अगर वो टेक्स्ट होगा तो हम उसको पढ़ेंगे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? लिसनिंग एंड
रीडिंग। लेकिन इसके पहले वाले में क्या होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये बार बार आपको जो है कंफ्यूज करता है और इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये गलती करेंगे तो आपको लगता है इनकोडिंग मतलब कुछ नहीं, आपको लगता है डिकोडिंग का मतलब कुछ नहीं, लेकिन ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है संचार प्रक्रिया में फिजिकल ब्रिज होता है। मतलब जब हम लोग संदेश भेज रहे होते हैं, जी टेक्स्ट हमने लिख लिया, अब उसको भी भेजना है, तो जब हम लोग भेज रहे होते हैं संदेश को, तो उस समय हमें क्या करना होता है, क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन है, देखिए सोर्स है, चैनल है, मैसेज है और ट्रीटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा, क्या होगा, चैनल होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि सामान्यतः हम लोग ये इतना जानते हैं कि जो चैनल होता है वह एक फिजिकल ब्रिज कहलाता है। चैनल देखिए एक्सटेंशन की भाषा में बात कर रहे हैं हम इस समय, ठीक है। तो एक्सटेंशन की भाषा में जो चैनल का होता है, इट एक्ट एज ए फिजिकल ब्रिज फॉर कम्युनिकेटिंग द मैसेजेज। ठीक है, संदेश के वाहक के लिए यह एक भौतिक पुल की तरह कार्य करता है। मतलब अगर ये चैनल ना हो तो संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंस होता है। इससे तो पता है, ये सवाल देखिए एक्सटेंशन का है, ये किसका है, प्रसार शिक्षा का है। ठीक है, और प्रसार शिक्षा में भी कम्युनिकेशन का है, लेकिन शायद इस शब्द से आज पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक्सटेंशन के कम्युनिकेशन चैप्टर में इसकी बात होती है, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर जिक्र की गई है। तो यहां पर वही चीजें आई है। तो देखिए कहा है कि सोशल डिस्टेंस होता है। सोशल डिस्टेंस में ऑप्शन है 0 से 4 फीट, 4 से 8 फीट, 8 से 10 फीट और 10 से 15 फीट। तो सोशल डिस्टेंस जो होता है भैया होता है आपका 4 से 8 फीट। ठीक है, कितना होता है, 4 से 8 फीट। तो ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, और इसको आगे गइए, आगे अभी हम देखिए फिर आपको जो है आगे दे रहे हैं, आप उसको देखिए। जैसा कि एक नई स्लाइड हमने बनाई है, अब नई स्लाइड में थोड़ा सा इसमें हम इसको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन में हमेशा संचार माध्यमों की बात जुड़ जा रही है। जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की बात जुड़ रही है तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, टीवी है, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मतलब डिजिटल की बात है। तो अगर डिजिटल की बात है तो हम थोड़ा सा यहाँ ये जोड़ दे रहे हैं आपके साथ, ताकि हमें अपनी इस डिजिटल की दुनिया में अपना इतिहास ना भूले, क्योंकि वहां से भी ये सारे चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उसका एक हम ऐतिहासिक परिचय आपके सामने रख रहे हैं। और ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके बिना एग्रीकल्चर भी कहीं कंप्लीट नहीं हो सकता, और एग्रीकल्चर क्या पूरी दुनिया इसके बिना अधूरी है। तो इसलिए हम सोचे कि ये भी चीजें आपके साथ जुड़ जाए, तो यहाँ पे इसलिए इसको हम जोड़ने का प्रयास किए हैं। तो देखिए ऑनलाइन ही क्वेश्चन बना दिए साफ साफ। ठीक है, अब आप इसको देख करके लिख भी लीजिएगा, या बाद में भी आपको इसका स्क्रीनशॉट भी हम देने का अवसर देंगे, उसको भी ले लीजिए। लेकिन पहले आप देखिए लिखा है भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ। तो रेडियो सबसे पहले भाई ब्रॉडकास्टिंग जब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक मास मीडिया के रूप में आया, तो उसमें रेडियो बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि इस रेडियो के माध्यम से देखिए उस समय क्या किया जा रहा था, सूचनाएं दी जा रही थी। ठीक है, मनोरंजन भी किया जा रहा था, और बहुत सारे शोध के कारण भी ये बताए जा रहे थे इसके माध्यम से। तो ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा पॉपुलर और बड़ा ही अच्छा स्रोत बना, और हमारे देश में भी इसका काफी प्रभाव आया, ताकि इससे लोगों को जागरूक भी खूब किया गया। और आज ये आगे बढ़ करके कहाँ गया इसको आप देखते हैं। लेकिन इतिहास में देखिए कब शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ है आपका 23 जुलाई 1927। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मुंबई से हुई थी। कहां से, मुंबई से हुई थी। उसके बाद है भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई, AIR, जिसको हम लोग कहते हैं AIR। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो कब से शुरू हुआ, 8 जून 1936 से है, ये फैक्ट है, इसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद है AIR को आकाशवाणी, मतलब ऑल इंडिया रेडियो को कब आकाशवाणी कहा गया, कब से आकाशवाणी कहा गया, तो 1957 से कहा गया। ठीक है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत, ये टेलीविजन मतलब वीडियो। ठीक है, लेकिन इस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, कलर नहीं थी। तो इसलिए टेलीविजन युग की शुरुआत तो 15 सितंबर 1959 से हुई थी, लेकिन उस समय जो ये हुई थी वो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में थी, ये रंगीन
नहीं था। ठीक है, उसके बाद है विविध भारती की शुरुआत हुई, बड़ा पॉपुलर, ये मनोरंजन के लिए विविध भारती अपने आप में बड़ी ही लोकप्रियता आपके देश में प्राप्त की। ठीक है, और आज भी हम लोग इसको जानते हैं। तो विविध भारती की शुरुआत कब हुई थी? तो विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 से हुई थी। विविध मतलब क्या? एक से अनेक, विभिन्न तरह के। ठीक है, भारतीय, विभिन्न तरह के भारतीयों के मतलब लोगों के मनोरंजन का साधन बनना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? विविध भारती। ठीक है, उसके बाद है दूरदर्शन। ठीक, तो जब AIR हुआ उसके बाद फिर क्या आया? दूरदर्शन आया। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत या दूरदर्शन कब से आया? तो दूरदर्शन आपका कब से आया था? 1 अप्रैल 1976 को। ये सारे डेट बहुत फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट में जरूर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आ गया रंगीन टेलीविजन। यही पूरी दुनिया को एकदम चौमुखी विकास में बड़ी भूमिका निभाई, और ये संचार की क्रांति में इसने तो पूरा वो कर दिया, दुनिया को ओतप्रोत कर दिया। तो टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1982 में। ये सारी बात जो की जा रही है किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं। हम लोग किसके संबंध में देख रहे हैं? भारत के संबंध में। ठीक है, तो भारत में टेलीविजन, रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 15 अगस्त 1982 से मानी जाती है। उसके बाद लिखा है प्रसार भारती का प्रभाव आया। तो प्रसार भारती आपका 23 जनवरी 1997 से आया। कब से आया? 23 जनवरी 1997 आया। उसके बाद देखिए, मैं पहले भी बता दिया हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, डीडी ज्ञान दर्शन की कब शुरुआत हुई? तो डीडी ज्ञान दर्शन की 26 जनवरी 2000 से शुरू हुई है। उसके बाद डीडी किसान चैनल, ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में बना है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा रहा है। डीडी किसान चैनल कब शुरू की गई? तो 26 मई 2015 को की गई। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज और हमने लिख दिया है, जो उसमें मैं आपको बताया लेक्चर में, कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है। जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण, यही कहीं पर आपको मिलेगा भाषण, कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, लेकिन वो भाषण नहीं, किसकी होती है? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? मॉर्फेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फेम्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है अंतरंग दूरी होती है। अंतरंग को इंग्लिश में कहते हैं इंटीमेट। ठीक है, तो अंतरंग की दूरी कितनी होती है? 46 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 46 सेंटीमीटर। और ये अंतरंग दूरी सामान्यतः उन लोगों में पाया जाता है जैसे क्लोज फैमिली में, ठीक है, क्लोज मित्रों के बीच में। ठीक है, उन लोगों के बीच में जो दूरी पाई जाती है उसी दूरी को अंतरंग दूरी कहते हैं। और वो जो दूरी होती है कितनी होती है? 46 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्यक्तिगत दूरी। ठीक है, तो व्यक्तिगत दूरी क्या होती है? व्यक्तिगत दूरी कितनी होती है? 4 फीट होती है। व्यक्तिगत दूरी कितनी होती है? 4 फीट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके कम्युनिकेशन से संबंधित हमारे पास जितने ये मैटर थे मैं अपने आपके पास पहुंचाने का क्या प्रयास किया हूं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीजें इससे संबंधित, कम्युनिकेशन प्रोसेस और मेथड से संबंधित अगर कोई चीज छूटेगी तो आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और उसको फिर हम आपको पास तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पुनः अब आपसे ये चाहूंगा कि इसका नोट बनाए और इस चीज को आप खुद देखिए, एंजॉय करिए, और जितने आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।